हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं श्रीराम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। और इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा भी होगा, सर ने बताया था कि ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2025 के लिए 7000 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज आ रही है, और ये जो सीरीज है अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम यहां पे पढ़ रहे हैं आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको देखकर सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये टियर 1 के लिए है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट 7000 क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको रेगुलर अब मिलने वाली है इस चैनल पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एफटीपी का मतलब क्या होता है। पहली क्लास है, सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस लेकर हम चलने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफटीपी का मतलब क्या होता है। व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर। ये एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या फाइल ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या फाइल टेथरिंग प्रोटोकॉल होता है। आप सबने पढ़ा होगा, बहुत प्यारा सा स्मॉल और छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो, इसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है। फिल्म ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि एफटीपी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो यहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ना कि फिल्म ट्रांसफर, ना कि फाइल ट्रांसफर प्रॉपर्टी, और ना कि फाइल टेथरिंग प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं होता, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट आंसर इसका। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संचार में बैंडविड्थ क्या है। व्हाट इज बैंडविड्थ इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का, जैसे मान लो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं सुन रहा हूं, चलो हम यहां तो ऑनलाइन हैं, लेकिन आमने सामने खड़े होकर जो सुन रहे होते हैं वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। या जब हम दो मोबाइल में, जैसे मान लो दो अलग अलग जगह से अपन फोन के थ्रू बात कर रहे होते हैं, तो क्या भी होती है, दिखती है कि मैं कहीं से बात, जैसे मान लो मैंने कॉल लगाया आपको, आपने मेरे को कॉल लगाया, हम बात कर रहे हैं, तो क्या दिखता है क्या कि किधर से जा रही है हमारी आवाज, है नहीं दिखती ना। तो ये क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो तरंग वेव के रूप में या सिग्नल्स के रूप में जाती है, ठीक है। तो यहां पे यही पूछा गया, संचार में बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ सबसे कम आवृत्ति होती है क्या, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंडविड्थ होती है दो बैंड्स के बीच की जगह, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं। क्या सबसे अधिक आवृत्ति होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं। मीडियम फ्रीक्वेंसी, नहीं। जब हमने पहले बात ही कर ली कि जो बैंडविड्थ है, जो दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस है, तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप कहेंगे सर फिर तो मिनिमम भी नहीं हो सकता, सबसे अधिकतम होगा क्या, ये भी नहीं होगा, मध्यम होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो यहां पे होगा डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैक्सिमम और मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उनके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, डेटा ट्रांसफर के लिए गाइडेड माध्यम होता है या होते हैं। द गाइडेड मीडिया फॉर डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। और बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हम डेली लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब ऐसी चीजों का बार बार यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए, फर्स्ट क्लास है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल डेफिनेटली दोनों टाइप ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उससे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कोक्सियल केबल ये भी होती है क्या, डेफिनेटली होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल ये भी होती है। तीनों ही केबल हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए।
इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। और अगर ऐसा है तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें इन तीनों के बारे में बात कर रहा होगा। तो देखिए यहां पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, ऊपर जो भी दिए गए उन सभी का यूज हम फाइल ट्रांसफर के लिए या डेटा ट्रांसफर के लिए करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, मोडेम का क्या कार्य है, मोडेम का यूज क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मोडेम, मोडेम का यूज क्या है, क्या फंक्शन है, क्या मॉड्यूलेशन करना होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होता है या फिर डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, या फिर दोनों ऑप्शंस होते हैं। देखो मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक तरह से की तरंग है, ठीक है, उस संकेत है उसको वेव के रूप में भेजना ही क्या है, मॉड्यूलेशन है। और उस मॉड्यूलेशन वेव में से जब उस एक्चुअल डेटा को बाहर निकाल लिया जाता है तो उसको कहता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मोडेम का फंक्शन क्या है, सिर्फ मॉड्यूलेशन करना ही नहीं, डीमॉड्यूलेशन करना, जो आपके पास वेव है, तरंग है, उसमें से एक्चुअल डेटा को निकालना वो डीमॉड्यूलेशन है, और तरंग के माध्यम से डेटा को भेजना वो क्या है, मॉड्यूलेशन है। तो ये दोनों ही फंक्शन जो है मोडेम के द्वारा होते हैं। तो मॉड्यूलेशन भी होगा, डीमॉड्यूलेशन भी होगा। तो बोथ ऑफ द गिवन ए एंड बी, ए भी सही है, बी भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या फिर ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि जैसे मान लो सी ऑप्शन में लिख देता ए एंड बी बोथ, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो यहां से हमें समझ में आ गया होगा कि मोडेम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा वेव ब्राउजर है, विच इज वेव ब्राउजर, वेव ब्राउजर कौन सा है जिसके थ्रू हम, या ये कह सकते हैं कौन सा एक सर्च इंजन है, ब्राउजिंग कर सकते हैं, ऐसा कौन सा है इनमें से, क्या नेटस्केप है, क्या ओरेकल है, या फेसबुक है, या पेटीएम है। इनके बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। देखो यहां फेसबुक के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते हैं, एक सोशल मीडिया है, ठीक है, हम सब यूज करते हैं, इसके बारे में सबके सब जानते हैं। पेटीएम के बारे में भी आप सब जानते हैं, ठीक है, यहां से मनी ट्रांसफर होती है, कोई भी बिल वगैरह जो है आप ही वो पे कर सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं। तो पेटीएम के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, फेसबुक के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। ये दो तो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो अब हमारे पास नेटस्केप है और ओरेकल है। अगर मैं बात करूं ओरेकल की, तो ये एक डेटाबेस है। ये क्या है, एक डेटाबेस है। यहां पे वेब ब्राउजर नहीं है, ओरेकल जो है डेटाबेस है। तो यहां पे हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है, नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है। तो आंसर क्या हो गया यहां पे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को। और आप इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जैसे मान लो हमारे पास चार ऑप्शन है, सही की तरफ मत भागो, रॉन्ग कौन से हैं वो हटा दो, अपने आप ही आपके पास जो सही आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो गया कि वेब ब्राउजर क्या है, नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपी का मतलब क्या होता है। आप जैसे सिस्टम चलाते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस डलता है, तो वो आईपी होती क्या है, हर एक सिस्टम के लिए अलग आईपी है। तो वो आईपी क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या इंट्रानेट प्रॉपर्टी है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या इंटरनेट प्रॉपर्टी है। देखो अभी यहां पे डिफरेंस है भाई बहुत ज्यादा। आप देखो वैसे दिखने में सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये इंट्रानेट प्रोटोकॉल है, इंट्रानेट, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनेट प्रॉपर्टी है, ये इंटरनेट प्रॉपर्टी है। देखो यहां पे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ क्या, इंटरनेट प्रॉपर्टी। देखो दोनों में यहां पे ई पहले है और यहां पे आर पहले है, ठीक है। ऐसे देखने पर आप कहेंगे सर दोनों एक जैसे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है INTER, इस तरीके से लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है INTRE, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों, तो आईपी का मतलब क्या इंटरनेट प्रॉपर्टी होता है, नहीं।
आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और कौन से ऑप्शन में इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया हुआ है? देखो यहां पे प्रोटोकॉल नहीं है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है। जो भी हो प्रॉपर्टी, कोई मतलब नहीं, दोनों गलत है। और फिर यहां पे देखना है इंटरनेट कौन से में है, तो आप कहेंगे सर देखो इसमें इंट्रानेट है और इसमें इंटरनेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 7। देखिए फॉन्ट के विभिन्न गुण क्या है? व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में सब जानते हैं कि कौन कौन सा फॉन्ट लेना है। जैसे मान लो हम इंग्लिश में बात करें फॉन्ट लेते टाइम कि मुझे टाइम्स न्यू रोमन लेना है, कैम्ब्रिया लेना है, देवलेज लेना है, कोकिला फॉन्ट लेना है, मंगल लेना है, ठीक है। ये सारे क्या है? फॉन्ट हैं, ठीक है। इन सब में क्या क्या होते हैं? इन सब का फेस भी होता है, ठीक है। फेस के बाद में इनकी अलग अलग साइज होती है, इनके अलग अलग कलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट क्या है? जैसे हम जो टाइपिंग करने के लिए, जैसे मैं यहां पे भी कुछ लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा, ये लिख दिया COLOR, कलर लिख दिया, ठीक है। मैंने लिख दिया क्लास, तो ये क्या है? ये एक फॉन्ट साइज है। कौन सी फॉन्ट है, ठीक है। और जब हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में, जब हम सिस्टम में टाइप कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब भी वर्ड में या एक्सेल में हम टाइप करते हैं तो उसके लिए फॉन्ट आते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो। तो यही पूछा है फॉन्ट के विभिन्न गुण क्या क्या है, व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फॉन्ट। फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? तो डेफिनेटली फॉन्ट का एक फेस भी होता है, फॉन्ट का फेस भी होता है, फॉन्ट की साइज भी होती है, आकार भी होता है, ठीक है। फॉन्ट का कलर भी होता है, और दिए गए सभी, देखो फेस भी है, साइज भी है, कलर भी है। तो यहां पे हमारे पास तीन ही चीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो भी ऑप्शंस दिए गए ABCD जो भी है वो सारे के सारे सही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ए कंप्यूटर इज एन डिवाइस। कंप्यूटर कैसे डिवाइस है, ये आपसे पूछा गया। कंप्यूटर एक ब्लैंक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? क्या मैकेनिकल डिवाइस है, या इलेक्ट्रिक डिवाइस है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। बात कर लेते हैं एक एक की। मैकेनिकल डिवाइस क्या होते हैं? ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीनरी जिसमें हम गियर वगैरह का यूज करते हैं, क्लच का यूज करते हैं, कंट्रोल बॉक्स का यूज करते हैं, मैकेनिकल डिवाइस होती हैं। जैसे कार है, बस है, व्हीकल्स है, ये सारे मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं? जो संकेतों को किसी कोई भी, हम जैसे मान लो संकेत देते हैं, इसमें विद्युत प्रवाह के द्वारा संकेतों को समझते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है? जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक के द्वारा चलते हैं। जैसे मान लो आप सारी चीजें घर में देखें, लाइट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है। तो यहां पे पूछा कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो विद्युत डिवाइस से नहीं होगा, यांत्रिक मैकेनिकल डिवाइस से नहीं होगा, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो यहां पे परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। यहां पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आया होगा ये, ठीक है। बहुत इजी और डेली लाइफ वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हम आगे बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस, और एग्जाम में कोई बहुत भारी बड़े भरकम क्वेश्चन नहीं आते कि जो हमारे को समझ में ही नहीं आते। वो सारे क्वेश्चंस ही आते हैं जो डेली लाइफ में हम रोज देखते हैं, उनका यूज करते हैं, लेकिन उनके बारे में इतना जानते ही नहीं है या समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। कंप्यूटर का IQ होता है। कंप्यूटर का जो IQ लेवल है ना, द IQ ऑफ कंप्यूटर इज, क्या होता है? कंप्यूटर का IQ कितना होता है? जैसे मान लो हम कई बार किसी बंदे के बारे में बोल देते हैं, इसका IQ लेवल यार बहुत गजब का IQ लेवल है, उसका यार IQ लेवल क्या गजब का है। और कई बार ये भी कह देते हैं यार इसके सोचने की जो क्षमता है, IQ लेवल है बिल्कुल 0 है, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। तो यहां पे ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर का IQ लेवल क्या है, बताओ। सोचो एक बार जल्दी से सबके सब। तो आपने सोचा होगा कंप्यूटर का IQ लेवल, अगर मान लो हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा नहीं दे, कोई भी इनपुट नहीं दे, कंप्यूटर को हम कोई भी इनपुट नहीं दे, तो क्या वो आंसर देगा हमें? नहीं देगा, क्योंकि हम कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, बात ही ICT की कर रहे हैं, कंप्यूटर की कर रहे हैं, ठीक है।
तो कंप्यूटर हमें तब भी कोई भी आउटपुट देता है जब हम उसको इनपुट देते हैं। विदाउट इनपुट वो खुद से सोच के, जैसे मान लो हमारे मन में कंप्यूटर यार ये एक फाइल दे दे, ऐसे कहने से कोई फाइल दे देगा क्या? नहीं देता। हमें वहां उसको इनपुट देना होता है, और जब इनपुट देंगे तभी वो हमें आउटपुट देगा। तो उसका जो आईक्यू लेवल है ना खुद से सोचने का, वो आईक्यू लेवल क्या होता है? 0 है। ठीक है, तो हाई होता है क्या कंप्यूटर का आईक्यू लेवल? नहीं, कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोचता, हमें उसको कोई ना कोई कमांड देनी पड़ती है, इनपुट देना होता है। ठीक है, मीडियम होता है क्या? नहीं। लो होता है क्या? नहीं। कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो क्या होता है? 0 होता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है। ये मत सोचिए कि सर कंप्यूटर इतनी बड़ी कैलकुलेशन सेकंडों में कर देता है। वो हम इनपुट देते हैं तब करके देता है, अपने आप सोच के कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है जिसको हम किसी भी सिस्टम को या कंप्यूटर को, लैपटॉप को हम एक इनपुट दे सकते हैं? ऐसा डिवाइस कौन सा है वो बताएं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और स्पीकर। प्रिंटर के बारे में जानते हो क्या? जिससे हम प्रिंट निकालते हैं पेज है, और स्पीकर जिसके अंदर हम बोलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कीबोर्ड, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और स्पीकर, ये सारी चीजें हैं, दिख रही होंगी। अब देखो प्रिंटर क्या होता है, हम कोई भी चीज, जैसे मान लो कंप्यूटर में हमने कुछ भी टाइप किया, और टाइप करने के बाद में जब उसका प्रिंट दे रहे हैं तो प्रिंटर के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो जो प्रिंटर है वो तो आउटपुट डिवाइस हो गया, हमें वहां से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, स्पीकर क्या होता है? स्पीकर क्या होता है, जैसे हम किसी में बोल रहे होते हैं, माइक वगैरह में बोल रहे होते हैं, तो जो हमारे संकेत है, ध्वनि है, उसको बाहर निकालता है सबको सुनने के लिए स्पीकर। तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखो प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। यहां पे स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? तो प्रिंटर, ये भी प्रिंटर है, इसका मतलब ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और डेफिनेटली इसने इनपुट डिवाइस पूछा है। क्या पूछा इसने? इनपुट डिवाइस पूछा है। तो कोई 3 तो है, क्या है इसमें? अलग कैटेगरी के होंगे, आउटपुट होंगे, और एक ही कोई ऐसा होगा जो इनपुट है। तो देखो 2 में प्रिंटर है, ये तो देखते ही हमें समझ में आ गया कि प्रिंटर के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस, और स्पीकर भी क्या है यहाँ पे? आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा बचा? कीबोर्ड। और आपको भी पता है कीबोर्ड के थ्रू ही हम किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम, लैपटॉप को, मोबाइल को क्या दे पाते हैं? इनपुट दे पाते हैं। कीबोर्ड में कुछ टाइप करोगे तभी तो उसको इनपुट जाएगा। ठीक है, तो इनपुट यहां पे क्या हो गया? कीबोर्ड यहां पे इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी एक सहायक मेमोरी है? विच इज एन ऑक्सिलरी मेमोरी? देखो ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी वो होती है, जैसे हमारे सिस्टम में है या हमारे लैपटॉप में एक प्राइमरी मेमोरी होती है। क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। उसमें से कई बार क्या होते हैं? डेटा डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक और ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी लगा के रखते हैं सिस्टम में, कि जो हमारा डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। ठीक है, उड़ नहीं पाए। अगर मान लो किसी वजह से हमारा सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है, डेटा उसमें से विंडो वगैरह उड़ जाती है, तो हमारा डेटा नहीं उड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सेकेंडरी मेमोरी और लगा के रखते हैं, और उसी सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑलरेडी सिस्टम की होती है, सिस्टम की मेमोरी के अलावा एक एक्स्ट्रा हम वो लगा के रखते हैं मेमोरी, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सिस्टम की मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगा के रखते हैं उसको सेकेंडरी, और इन दोनों के अलावा भी कोई और मेमोरी लगा के रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टर्सरी। मोस्टली हमारे यहाँ घरों में और जैसे डेली लाइफ में जो हम सिस्टम यूज में ले रहे होते हैं वहां पे टर्सरी मेमोरी की जरूरत नहीं होती। बहुत बड़े बड़े बिजनेस सेंटर या डेटा सेंटर होते हैं, वहां पे टर्सरी मेमोरी भी होती है। वो बहुत क्या होती है? एक तरह से मान लो सस्ती, आसान होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे उसमें डेटा ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछा विच इज एन ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज जिसको कह सकते हैं हम, वो होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है,
रजिस्टर नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी सिस्टम की मेमोरी होती है। टर्सरी मेमोरी के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, ऑप्शन ए है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट में क्या होते हैं, 1 मेगाबाइट में क्या होते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएं। देखो यहां बाइट, बिट्स, किलोबाइट दे रखा है। 1 मेगाबाइट में क्या होते हैं, तो क्या आप बिट्स का मतलब समझते हैं, बिट क्या होती है, बिट का मतलब समझते हैं। 1024 बिट यहां पे दिया हुआ है। बिट का मतलब पूछ रहा हूं मैं तो सिंपल सा कि बिट का मतलब क्या होता है। देखो बिट का मतलब होता है 1024 बिट का मतलब है 1024 बिट का मतलब है 128 बाइट, ठीक है। और 128 का इसमें भाग देंगे तो 1 बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 8 बिट्स, ठीक है। और यहां पे दे रखा है फिर मेगाबाइट। तो अगर मैं ये देखो यहां पे 1024 बिट का मतलब 128 बाइट, 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स। और अगर मैं बात करूं 1024 बाइट, तो 1024 बाइट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1024 बाइट का मतलब होता है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट केबी। और अगर मैं 1024 केबी की बात करूं, ठीक है, किलोबाइट की बात करूं, तो ये क्या होगा, मेगाबाइट हो जाएगा, एमबी हो जाएगा। और अगर मैं एमबी की बात करूं 1 एमबी का मतलब क्या हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा। और गीगाबाइट की बात करूं तो वो अगर किस में बदल जाएगा, टेराबाइट में बदल जाएगा। तो यहां पे आपसे पूछा 1 एमबी मेगाबाइट कंटेंट्स, 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, तो यहां से आपको समझ गया होगा 1 मेगाबाइट में ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, क्या 1024 बाइट होते हैं, नहीं। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, ये तो नहीं होगा। क्या बिट्स होंगे, तो बिट्स तो देखो 1024 बिट का मतलब 128 बाइट और 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या 1024 किलोबाइट होगा, देखो 1 मेगाबाइट, यहां पे 1 मेगाबाइट दिया हुआ है, 1 मेगाबाइट का मतलब है 1024 किलोबाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 1 मेगाबाइट का मतलब क्या है, 1024 किलोबाइट है। आपको इनमें से और भी किसी कोई सा पूछा जा सकता है कि 1024 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है, ठीक है। 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं। 1024 बिट का मतलब क्या होता है, 128 बाइट होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया 1024 मेगाबाइट का मतलब क्या होता है, अगर ये पूछ लिया जाए 1024 एमबी का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 गीगाबाइट होता है, जीबी होता है। और 1024 जीबी का मतलब आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, 1 टीबी होता है, टेराबाइट होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है मोस्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रोम। ये तो आप वो बहुत छोटी सी क्लासों से 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मेमोरी कैसी, रीड ओनली मेमोरी है, पढ़ा है क्या। तो देखिए रोम का पूरा नाम ही पूछा है, रेस्ट ऑफ मेमोरी होता है क्या, नहीं भाई, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रैंडम ऑफ मेमोरी होता है क्या, नहीं। क्या रिमाइंडर ऑफ मेमोरी होता है, नहीं। रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था और ये तो हम छोटी छोटी क्लासों से ही सीखते हुए आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, विच ऑफ दिस टास्क इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछा गया। तो देखिए क्या प्रोसेस मैनेजमेंट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, क्या प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, डेफिनेटली होता है। जो कंप्लीट की, जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, मैं किसी इंस्टीट्यूट को अगर मान लो रन कर रहा हूं, उसका मैनेजमेंट देख रहा हूं, तो जो भी प्रोसेस होंगी वो मेरे द्वारा
की जाएंगी, या फिर जो टीम होगी उसके द्वारा की जाएंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना, तो उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है, उसमें डिवाइस मैनेजमेंट भी आता है कि अगर मैं किसी चीज को ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे किस किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, वो भी मुझे देखना होगा, ठीक है। उसकी प्रोसेस क्या होगी, कैसे कैसे कोई प्रोसेस पूरी की जाएगी, वो भी मुझे देखना होगा। तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट भी आता है, डिवाइस मैनेजमेंट भी आता है, इनपुट आउटपुट जो मैनेजमेंट है वो भी, कि मुझे क्या इनपुट देना है। जैसे मुझे कोई इंस्टीट्यूट रन करना है तो उसके लिए मुझे क्या इनपुट देना है, कैसे रन करूंगा, और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, वो सारी चीजें। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं तो क्लास के लिए मुझे पहले ये पीपीटी तैयार करवानी पड़ी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले मुझे इनपुट देना पड़ा। इनपुट का मतलब मुझे क्वेश्चंस देने पड़े टाइपिस्ट को, तो उसने फिर पीपीटी बना के मुझे ये पीपीटी दे दी, ये आउटपुट हो गया और मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो भी है, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं सारे के सारे, ये तीनों आते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब ये तीनों सही हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए सभी ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी एंड सी। इस देखो यहां पे ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है ए बी, देखो हो सकता है ए बी सी सभी, या ऑल भी लिखा हुआ आ सकता है, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन यहां पे डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, बताओ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या होता है, वो आपको बताना है। क्या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्या एक सेल है, या हार्डवेयर है। देखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछ रहा है तो सेल और हार्डवेयर से तो मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। क्या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नहीं। विंडो की तरह ये भी क्या है, लिनक्स भी एक विंडो की तरह प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, कर्नेल पे। ये किस पे काम करता है, कर्नेल पे। द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नेल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्लिंकिंग बिंदु जो टेक्स्ट में स्थिति को शो करता है क्या कहलाता है। हम जैसे माउस से कोई भी कहां पे चल रहा है, कहां पे हम टाइपिंग कर रहे थे, तो अगर थोड़ी देर बाद हम देखना चाहें कि अभी हमने कहां पे छोड़ा था, ठीक है, तो वहां पे एक जो लाइन ब्लिंक कर रही होती है, उस ब्लिंक लाइन को क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए द ब्लिंकिंग पॉइंट द इंडिकेट्स द पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्या कार्सन कहते हैं, नहीं। क्या पॉइंट कहेंगे, नहीं। क्या लोकेशन कहेंगे, नहीं। कार्सन भी नहीं कह सकते, पॉइंट भी नहीं कहेंगे, और इस लोकेशन या स्थान भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्लिंकर। जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है जो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड इज ब्लिंकर। क्या कहलाएगा, ब्लिंकर कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड टेक्स्ट कैन बी सिलेक्टेड बाई। एमएस वर्ड में जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट किस किस के द्वारा, कोई भी, जैसे मान लो एक एमएस वर्ड का एक पेज है, ठीक है, ये एमएस वर्ड का एक पेज है, न्यू पेज हमने लिया, इसमें मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, माउस के थ्रू सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट कर सकता हूं, या दोनों से सिलेक्ट कर सकता हूं। वो आपको बताना है कि एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड में हम माउस के द्वारा भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कीबोर्ड के द्वारा भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो टाइपिस्ट है वो माउस बहुत कम यूज में लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को अगर टाइपिंग नहीं आती तो हम जरूर बार बार माउस का यूज कर रहे होते हैं। जो टाइपिस्ट लोग हैं बहुत कम यूज करते हैं माउस का, तो वो डायरेक्ट कीबोर्ड के थ्रू भी मैक्सिमम चीजें कर लेते हैं। हम बार बार क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं हर एक चीज के लिए, तो हम माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों के थ्रू ही आप कर सकते हो। तो बोथ ऑफ गिवन, जो ऊपर दोनों दिए गए हैं, ये दोनों के द्वारा हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, ये दोनों आ सकते हैं। तो ऑप्शन ये सी में दोनों के लिए दिया गया है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट हो जाएगा।
कि माउस भी हो जाएगा और कीबोर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पिवोट टेबल का उपयोग क्या है? बताओ, पिवोट टेबल का क्या यूज है, क्यों यूज की जाती है जो पिवोट टेबल है, वो बताइए। व्हाट इज द यूज ऑफ पिवोट टेबल? फिल्टर किया जाता है पिवोट टेबल के द्वारा, बिल्कुल किया जाता है पिवोट टेबल के द्वारा, फिल्टर भी कर सकते हैं हम। फिर क्या करें, स्क्रीनिंग की जा सकती है, सोर्टिंग की जा सकती है, ठीक है, ग्रुपिंग की जा सकती है। पिवोट टेबल जो है उसके द्वारा, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो है ऊपर एक टेबल, टास्क बार पे टेबल बनी हुई होती है, उस टेबल से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, हम उसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, तो सारे काम कर सकते हैं। जो ऑप्शन में दिए गए हैं तीनों ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों के जो काम है वो पिवोट टेबल के द्वारा हम कर सकते हैं। तो पिवोट टेबल का यूज आपको समझ में आ गया, फिल्टर करने में, सॉर्टिंग में, ग्रुपिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक टेबल में होते हैं, ए टेबल कंटेंट्स, टेबल में क्या क्या होते हैं? देखिए यहां एक ऑप्शन में दिया हुआ है रो, डेफिनेटली एक टेबल में रो भी होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये है रो हो गई, कॉलम भी होते हैं, तो रो भी है कॉलम भी है, तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, रो और कॉलम दोनों ही होते हैं। तो जरूरी नहीं ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ हो, आपको ऐसा भी मिल सकता है ए एंड बी बोथ, कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस एंड की जगह ऐसे भी एंड यूज कर सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे एक टेबल में जो है रो भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, दोनों होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बताओ, विच मैथमेटिकल सिंबल इज यूज बिफोर एंटरिंग ए फॉर्मूला? कभी भी अगर आपने कोई फॉर्मूला टाइप किया हो तो उससे पहले कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं, वो आपसे पूछा गया। बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, इजी सा क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से सोचो क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एट द रेट करते हैं, एंड करते हैं, हैज करते हैं, इक्वल टू करते हैं। तो आप तो कहोगे कि सर इक्वल टू तो बाद में आना चाहिए ना कुछ टाइप करने के बाद में क्या इक्वल होगा? नहीं, कभी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करने से पहले हम कौन सा फॉर्मूला वो सिंबल यूज करते हैं, तो वो करते हैं सबसे पहले इक्वल टू। कौन सा यूज करते हैं? इक्वल टू। ऑप्शन यहां पे आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्लिप आर्ट डिलीवर करता है। क्लिप आर्ट डिलीवर्स, क्लिप आर्ट के द्वारा हमें क्या मिलता है वो बताना है, बताइए। क्लिप आर्ट क्या डिलीवर करता है? रेडीमेड शेप्स, जैसे मान लो आपने देखा होगा और ऊपर टास्क बार में क्लिप आर्ट होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, जाते हैं कोई भी शेप और साइज की इमेज, शेप भी ले सकते हैं, इमेजेस भी ले सकते हैं। तो क्लिप आर्ट क्या डिलीवर करता है? तो शेप भी करता है जो ऑलरेडी रेडीमेड रहती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, इसमें अगर मैं देखूंगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे बनी हुई है, अलग अलग शेप्स और वो बनी हुई है, तो ये क्लिप आर्ट है एक तरह से। ठीक है, यहां से मुझे इलिप्स लेना होगा, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, लाइन, जो भी चूज करनी होगी वो मुझे यहां से मिल जाएगी। तो इसी की तरह यहां पे भी क्या होता है, क्लिप आर्ट है, उसके थ्रू हमें रेडीमेड शेप्स मिलती हैं। क्या मिलती है? रेडीमेड शेप्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, रेडीमेड शेप्स मिल जाती हैं, उसके अलावा हमें रेडीमेड इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज हमें मिल जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, और ऐसा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी में। तो सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेडीमेड हम शेप भी ले सकते हैं और रेडीमेड हम इमेजेस भी क्लिप आर्ट के थ्रू ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, चलो, पेपर आधारित सिस्टम की अपेक्षा रिलेशन डेटा आधारित सिस्टम का लाभ है। द एडवांटेज ऑफ ए रिलेशनशिप डेटाबेस सिस्टम और ए पेपर बेस्ड सिस्टम। बताओ, पेपर आधारित सिस्टम की अपेक्षा रिलेशन डेटा आधारित सिस्टम का क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, वो आपको बताना है कि उसमें क्या प्रॉफिट मिलता है। तो देखो, एक पेपर आधारित कोई भी सिस्टम लेंगे, हम पेपर पे लिखेंगे, सारी चीजें करेंगे, उसमें डेफिनेटली हमें टाइम लगेगा।
ठीक है। डेटाबेस वाले में हम क्या लगेगा, स्पीडली कर लेंगे, तो स्पीड भी, गति भी मिलेगी। दूसरा स्टेबिलिटी मिलेगी हमें, ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, स्टेबिलिटी होगा, बार बार चेंज होने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज ऐसी हैं जो हमें डेटाबेस सिस्टम से ज्यादा प्रॉपर, इजी और सटीक मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी को समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 23। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, बताओ, जल्दी से बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? क्या कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, ठीक है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है? और ये भी बता दो कंपाइलर का क्या काम होता है और किस तरीके से काम किया जाता है। चलो दो क्वेश्चन है। एक तो पूछ रहा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? क्या कंपाइलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एमएस ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो देखो यहां पे मैं बता दूं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एमएस ऑफिस है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे कंपाइलिंग क्या होता है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइल करके दे देता है। कंपाइलर का काम कंपाइल करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब तो सारी चीजें, अभी जैसे हमने लास्ट एक क्वेश्चन में पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सब कुछ आ जाता है, ऑपरेट करना, इनपुट आउटपुट सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहां पे हमसे पूछा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है, एमएस ऑफिस वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंपाइलिंग का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, बताओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, द पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल मैनेजर कौन है? पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, बताओ। आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेल? देखो इनमें से बहुत सारे नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, वैसे तो सारे ही नाम सुन रखे हो। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर से तो आपको समझ में आ रहा है ऑलरेडी कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यहां से जैसे क्रोम की तरह हम कुछ भी सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। एक्सेल एक तरह से एप्लीकेशन है जिसमें हम टेबल वगैरह कोई भी डेटा वगैरह जो है संग्रहित करते हैं, टाइपिंग वगैरह के काम में यूज में लेते हैं। ऑर्गेनाइजर कोई भी चीज है उसको ऑर्गेनाइज करने के काम में आता है। तो यहां पे जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज आउटलुक। क्या हो जाएगा, आउटलुक इसका हो जाएगा। आउटलुक में क्या होते हैं, आउटलुक में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका कैलेंडर है, कॉन्टेक्ट है, कोई भी सेफ वगैरह है, कोई एप्लीकेशन मैनेजर है, सारी चीजें किस में आ जाती हैं, आउटलुक में आ जाती हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आउटलुक है वो क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 25 और बताओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। सारे क्वेश्चंस कल आने से, जब दोबारा अगली क्लास हो उससे पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के आएंगे करेंगे, क्योंकि डेली जो क्वेश्चन आएंगे आज बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से डेली एडवांस लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रेगुलर लेंगे ये क्लास, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्विक आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का वर्जन कौन सा नहीं है, इनमें से ये बताइए। ये तो सबका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, सबको आता होगा। तो बताएं, एमएस 2000, एमएस 2003, एमएस विस्टा, एमएस 2007 कौन सा है, कौन सा वर्जन ये पूछा है। ये भी ध्यान रखना कि कई बार पूछ लेता है कि कौन सा इनमें से वर्जन है, और यहां पूछा है कौन सा वर्जन नहीं है, नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है ये पूछा है। तो देखो एमएस ऑफिस 2000 भी है,
2003 भी है, 2007 भी आपने देखा होगा। और यहां पे एमएस विस्टा, एमएस विस्टा क्या है? एमएस विस्टा एक अलग है और यही आपका आंसर होगा। एमएस विस्टा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो फिर एमएस विस्टा है क्या चीज? एमएस विस्टा जो इसको सबसे एक्सपी के बाद में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के बाद में इसको लॉन्च किया गया था, ये उससे अधिक विश्वसनीय, सरल, बहुत ही अच्छा, परफेक्ट है। ठीक है, तो एमएस विस्टा है। और ये लॉन्च कब किया गया था एमएस विस्टा? एमएस विस्टा सबसे पहले जो आया था वो आया था 2006 में। कब आया था? 2006 में, एक्सपी के बाद में। एक तरह से ये क्या है? विंडोज है। क्या है? विंडो है। एक्सपी विंडो के बाद में एमएस विस्टा 2006 में लॉन्च किया गया। यही एक एमएस ऑफिस का जो है वर्जन नहीं है। बाकी 2000, एमएस 2003, 2007 सभी के सभी क्या है? एमएस ऑफिस के वर्जन है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसकी सब चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर, जैसे पूरी की पूरी आपकी जो जीके वाली क्लास है, आपकी इंग्लिश की है, ठीक है, पेडागोजी है, कंप्यूटर है, सारी चीजें आपको परफेक्ट इसी पर प्लेटफॉर्म पर सारी की सारी बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज भी है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 15 दिन है, जमकर रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलेंगे एक और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।